दोस्तों, कोर्ट में केस हो गया पति के ऊपर। पत्नी ने कहा मेरा पति नामर्द है और कोर्ट में साबित भी कर दिया। जज ने फैसला सुना दिया, आधी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम करनी पड़ेगी। पति रोने लगा। फिर अचानक कोर्ट के दरवाजे पर एक महिला आई और बोली, जज साहब रुकिए, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जज ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं वह औरत हूं जो इस केस को बदल दूंगी। जज ने पूछा, कैसे? वह बोली, जिस आदमी पर नामर्द होने का इल्जाम लगा रहा है वह कोई और नहीं, मेरा सगा जीजा है, और मैं यह साबित कर दूंगी कि वह नामर्द नहीं है। मेरी दीदी ने झूठा इल्जाम लगाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हां, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। सुबह का वक्त था। जिला अदालत के बाहर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। किसी का जमानत का मामला था, किसी की जमीन का, किसी का तलाक का। लेकिन उस दिन कोर्ट नंबर 3 के बाहर असामान्य भीड़ जमा थी। कारण था रेखा बनाम आरिफ का केस। रेखा 28 साल की, चेहरे पर गुस्से और आंसुओं का मिश्रण लिए कोर्ट में आई। उसके साथ उसके मायके वाले लोग थे। दूसरी ओर आरिफ शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। जज साहब ने जैसे ही केस शुरू किया, रेखा खड़ी होकर बोली, माननीय न्यायाधीश जी, मेरा पति नामर्द है। उसने कभी भी मेरा हक अदा नहीं किया। मैं इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। तलाक चाहिए और साथ ही उसकी प्रॉपर्टी भी, ताकि मेरी जिंदगी सुरक्षित रहे। पूरी अदालत खामोश हो गई। फुसफुसाहट होने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसकी वकील ने इशारा किया, सब्र रखो। जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अगर पत्नी ऐसे आरोप लगा रही है तो सबूत देने होंगे। रेखा ने आत्मविश्वास से कहा, सबूत के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं। मेरी कसम और मेरी जिंदगी की कसम काफी है। जज ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद तलाक और प्रॉपर्टी ट्रांसफर का आदेश सुनाया। पूरा कोर्ट चौंक उठा। आरिफ वहीं बेंच पर बैठा फूट फूट कर रोने लगा। उसकी मां पीछे बैठी दुपट्टे से चेहरा ढककर सिसक रही थी। तभी अचानक कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं। अंदर एक औरत दाखिल होती है। उसकी चाल में गुस्सा था, लेकिन आंखों में एक अजीब भरोसा। वह सीधा जज के सामने जाकर बोली, माननीय न्यायाधीश जी, ये झूठ है, मेरा जीजा नामर्द नहीं है। पूरा कोर्ट सकते में आ गया। सबकी नजर उस औरत पर टिक गई। जज ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आप कौन हैं और यहां किस हैसियत से बोल रही हैं? औरत बोली, मैं इस आदमी की साली हूं। भीड़ एकदम खुसफुसाने लगी। रेखा का चेहरा पीला पड़ गया। आरिफ ने हैरानी से उस औरत की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो कि तुम यहां क्यों? लेकिन असली झटका तब लगा। वह औरत आगे बोली, मेरे पास ऐसे राज हैं जिन्हें अगर मैं खोल दूं तो सच सबके सामने आ जाएगा। पूरा कोर्ट स्तब्ध। जज ने गंभीर आवाज में कहा, क्या मतलब है आपका? कौन से राज? और औरत ने धीरे धीरे रेखा की ओर देखा। उसकी मुस्कान में ऐसी तीखी चुभन थी कि रेखा कांप उठी। उसने कहा, रेखा दीदी ने जो कहा वह सिर्फ आधा सच है। असली सच अभी सामने आना बाकी है। कोर्टरूम की घड़ी टिक टिक कर रही थी। सबकी सांसें जैसे थम गई थीं। वह औरत जो खुद को आरिफ की साली बता रही थी, अब जज के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जज साहब ने कड़क स्वर में कहा, अगर आपके पास सच में कोई सबूत है तो कोर्ट को बताइए, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप झूठी निकली तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। औरत मुस्कुराई। फिर उसने धीरे धीरे कहा, माननीय न्यायाधीश जी, मैं सबूत दूंगी, मगर अभी नहीं। सच को उजागर करने का सही समय अभी नहीं आया है। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। रेखा के चेहरे पर डर और गुस्से का मिलाजुला असर था। आरिफ अब और भी ज्यादा उलझन में था। उसकी वकील ने धीरे से उसके कान में कहा, ये औरत कौन है? क्या सचमुच तुम्हारी साली है? आरिफ ने बस गर्दन झुका ली, मानो वह खुद भी किसी गहरे राज में फंसा हुआ हो। रेखा अचानक खड़ी होकर चिल्लाई, जज साहब, ये सब झूठ है। ये औरत मेरी बहन नहीं है।
मैंने इसे कभी नहीं देखा। ये हमारे मामले को बिगाड़ने के लिए भेजी गई है। जज ने टेबल पर हथौड़ा बजाया। चुप रहिए। जब तक कोर्ट सच्चाई की तह तक नहीं पहुंचता, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भीड़ और बेकाबू हो गई। सब एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। तभी वह औरत धीरे धीरे रेखा के पास आई और कान में कुछ फुसफुसाई। रेखा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, जैसे उसकी रगों में खून जम गया हो। रेखा ने तुरंत अपना दुपट्टा कसकर सिर पर डाला और एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि डर था। जज ने गंभीर आवाज में कहा, अब ये मामला और गंभीर हो गया है। अगली तारीख पर इस औरत को पूरा सच बताना होगा। आरिफ अब भी रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक लौट आई थी। मां ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, या अल्लाह, अब बस तू ही रहम कर। कोर्ट का माहौल भारी हो गया। लोग बेंच से उठते हुए भी उस औरत की ओर देख रहे थे, जैसे हर कोई सोच रहा हो, आखिर ये कौन है और ऐसा कौन सा सच है जिसे सुनकर रेखा कांप उठी। कोर्ट का दिन खत्म हुआ। तारीख आगे बढ़ा दी गई। लोग धीरे धीरे बाहर निकल गए, लेकिन सबके होंठों पर एक ही सवाल था, वो औरत कौन थी। आरिफ अपनी मां के साथ बाहर आया। उसकी आंखें अब भी सूजी हुई थीं। मां ने सहारा देकर उसे गाड़ी तक पहुंचाया, लेकिन उसकी निगाहें बार बार पीछे मुड़ रही थीं, उस रहस्यमयी औरत की तरफ। वो औरत भीड़ से निकलकर चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने न आरिफ से कुछ कहा, न रेखा से। बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ ऑटो में बैठी और चली गई। रेखा चुप थी। पूरे रास्ते उसने एक शब्द तक नहीं बोला। उसकी मां बार बार पूछती रही, कौन थी वो, तू क्यों डर गई थी उसे सुनकर। लेकिन रेखा ने सिर झुका लिया और कहा, मां, आप कुछ मत पूछो, अभी समय नहीं है। घर पहुंचते ही रेखा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद खिड़की से हल्की सी आवाज आई, मानो वह किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही हो। शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन एक वाक्य जरूर बाहर तक गूंजा, अगर वो औरत सच बोल देगी तो सब खत्म हो जाएगा। उधर आरिफ के घर का माहौल भी बोझिल था। रात को मां ने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, सच क्या है ये तो सिर्फ तू जानता है, लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी सच्चाई की आंधी में घरों की दीवारें भी टूट जाया करती हैं। आरिफ ने बस इतना कहा, अम्मी, वो औरत अगर बोल पड़ी तो शायद सब बदल जाएगा। मां ने हैरानी से पूछा, तुम उसे जानते हो। आरिफ ने नजरें झुका लीं, जवाब नहीं दिया। अगली सुबह अखबार की सुर्खियों में यही खबर थी, नामर्द होने के आरोप पर अदालत में हंगामा, रहस्यमयी औरत की गवाही से मामला पेचीदा। लोग मोहल्लों में चर्चा करने लगे। कुछ कहते रेखा सही है, कुछ कहते नहीं, सच्चाई कुछ और है। लेकिन उसी भीड़ में कोई ऐसा भी था जो चुपचाप लोगों की बातें सुन रहा था और नोटबुक में कुछ लिख रहा था। वो कोई आम आदमी नहीं था। उसकी आंखों में तलखी और दिमाग में कोई गहरी चाल थी। शाम को वही रहस्यमयी औरत अचानक आरिफ के घर के बाहर दिखाई दी। उसने दरवाजा खटखटाया। आरिफ ने दरवाजा खोला तो वह बोली, जीजा, अब और चुप रहने का समय नहीं है। आरिफ सन्न रह गया। मां ने घबराकर दरवाजा भेड़ दिया, लेकिन बाहर खड़ी उस औरत की आवाज गली मोहल्ले में गूंज गई। उस रात आसमान में बादल थे, शहर की बत्तियां भी जैसे आधी बुझी लग रही थीं। रेखा अपने कमरे में अकेली टहल रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। रेखा चौंकी। धीरे धीरे जाकर पर्दा हटाया तो वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी। रेखा गुस्से में फुसफुसाई, तुम यहां क्यों आई हो? कोर्ट में जो ड्रामा किया वो कम था क्या? औरत ने शांत स्वर में कहा, ड्रामा नहीं दीदी, सच था, और सच जितना छुपाओगी उतना ही सबको तोड़ेगा। रेखा ने होंठ काट लिए, आंखें लाल हो गईं। उसने खिड़की खोली और औरत को अंदर बुला लिया। कमरे में आते ही औरत ने चारों तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, तुम्हें पता है जीजा जी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन असली वजह तुम खुद हो। रेखा का चेहरा तमतमा गया। चुप रहो, अगर तुमने जरा भी जुबान खोली तो। औरत ने ठंडी हंसी हंसी, धमकी देकर सच नहीं बदला जाता। तुम जानती हो कि मेरे पास वो सबूत है जिसे दिखा दूं तो कोर्ट का फैसला तुरंत पलट जाएगा। रेखा कांप गई। उसने घबराकर धीरे से पूछा,
तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या मिलेगा? औरत ने रेखा की आंखों में गहराई से देखा और कहा, मुझे क्या मिलेगा ये बाद में बताऊंगी, अभी इतना जान लो, तुम्हारा बनाया हुआ झूठ ज्यादा देर टिकेगा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेखा की सांसें तेज हो गईं। वह कुर्सी पर बैठ गई और खुद से बड़बड़ाने लगी, अगर ये सच सबके सामने आ गया तो सिर्फ मेरी शादी ही नहीं, मेरा पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। औरत ने जाते जाते दरवाजे पर रुककर एक वाक्य कहा जिसने रेखा की रूह हिला दी, याद रखना, सच छुपाने के लिए तुमने जो खेल खेला है वो खेल अब उल्टा पड़ने वाला है। उधर आरिफ का घर। आरिफ देर रात तक सो नहीं पाया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और बार बार खुद से कह रहा था, काश मैं ये राज पहले ही सबको बता देता तो आज ये दिन देखने की नौबत ना आती। उसकी मां ने कमरे में आकर पूछा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? सच में तेरे अंदर कोई कमी है या मामला कुछ और है? आरिफ ने मां का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखें छलक उठीं। वह बस इतना कह पाया, अम्मी, जो कमी सबको नजर आ रही है असल में वो कमी मुझ में नहीं, किसी और में है। मां सन्न रह गईं, लेकिन आरिफ ने तुरंत चुप्पी साध ली, जैसे अभी सच बताने का वक्त न आया हो। अगले दिन कोर्ट की अगली तारीख से एक दिन पहले मोहल्ले में खबर फैल गई कि वो रहस्यमयी औरत रेखा के घर भी गई थी। लोगों की बातें और तेज हो गईं। कुछ कह रहे थे, लगता है रेखा झूठ बोल रही है, तो कुछ बोले, नहीं, वो औरत ही कोई चाल चल रही है। लेकिन असली रहस्य ये था कि रेखा और वो औरत दोनों एक दूसरे को छुपकर जानती थीं और दोनों ही अपने अपने राज्य से डरी हुई थीं। लेकिन अभी भी असली सच पूरी तरह सामने नहीं आया है। सुबह सुबह अदालत के बाहर फिर भीड़ जमा थी। लोग पिछले हफ्ते का हंगामा अभी तक भूल नहीं पाए थे। हर कोई फुसफुसा रहा था, आज वो औरत जरूर राज खोलेगी। आरिफ अपनी मां के साथ कोर्ट पहुंचा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद झलक रही थी। दूसरी ओर रेखा सफेद सूट में आई। चेहरा ढका हुआ था, जैसे लोगों की निगाहों से बचना चाहती हो। घड़ी ने 10 बजाए और जज साहब कोर्ट नंबर 3 में दाखिल हुए। क्लर्क ने केस पुकारा, रेखा बनाम आरिफ। सन्नाटा छा गया। गवाही की शुरुआत जज ने सबसे पहले रेखा को खड़ा होने को कहा। रेखा कांपते हुए बोली, माननीय न्यायाधीश जी, मेरा फैसला वही है। मैं तलाक चाहती हूं और अपने हक की प्रॉपर्टी भी। मेरे आरोप सच हैं। इतना कहकर उसने झुकी निगाहों से आरिफ की ओर देखा। आरिफ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक दरवाजा खुला और वही रहस्यमयी औरत अंदर आई। इस बार भीड़ में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। हर कोई गर्दन उठाकर देखने लगा। औरत जज के सामने खड़ी हुई और बोली, माननीय न्यायाधीश जी, मैं गवाही देना चाहती हूं। मेरे पास सच छुपा नहीं रह सकता। जज ने कड़ी नजरों से उसकी ओर देखा। पिछली तारीख पर आपने कहा था कि आपके पास सबूत हैं। क्या आज आप उन्हें पेश करेंगी? औरत ने अपनी बैग से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। पूरा कोर्ट सांस रोके देख रहा था। रेखा की आंखों में दहशत फैल गई। उसने अचानक खड़े होकर चिल्लाया, ये झूठ बोल रही है, इसे मत सुनिए। जज ने गुस्से में हथौड़ा बजाया, शांति रखिए। लिफाफे का रहस्य। औरत ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। भीड़ खामोश थी। जज भी आगे झुक गए। अंदर से उसने कुछ कागज निकाले, लेकिन जैसे ही उन्हें मेज पर रखा, रेखा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। कोर्ट में हंगामा मच गया। लोग भागकर उसके पास पहुंचे। पानी छिड़का गया। रेखा धीरे धीरे होश में आई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। जज ने वकीलों को रोकते हुए कहा, ये कागज अब अदालत की सुरक्षा में रहेंगे। अगली तारीख पर इनकी जांच होगी। भीड़ में खुसर पुसर तेज हो गई। आखिर उन कागजों में क्या है? क्यों रेखा उन्हें देखकर बेहोश हो गई? कोर्ट से बाहर कोर्ट खत्म होने के बाद आरिफ बाहर निकला। उसकी नजर रहस्यमयी औरत पर पड़ी। उसने धीरे से पास आकर कहा, जीजा, अब तुम चुप मत रहना। सच बोलने का समय आ गया है। आरिफ कांपते स्वर में बोला, अगर मैंने सच बोला तो सब टूट जाएगा। औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी टूटने के बाद ही नया बनने का रास्ता खुलता है। कोर्ट के बाहर की हलचल अब और तेज हो गई थी। लोग छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था, उन कागजों में जरूर कोई बड़ा राज है। तो कोई बोल रहा था,
रेखा का डर साफ बता रहा है कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन सच्चाई अभी भी कोहरे में छुपी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी जो हर पल और पेचीदा होती जा रही थी। उधर रेखा अपनी माँ के साथ घर लौटी। उसका चेहरा अब भी पीला था और आंखों में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी माँ ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे के अंदर से सिर्फ हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। माँ ने बाहर से पुकारा, बेटी, तू कुछ तो बता। आखिर वो औरत कौन थी? उन कागजों में क्या था? रेखा ने कमरे से बाहर निकलने की बजाय खिड़की खोली और बाहर की ओर देखने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन डर से कांप रही थी। सुनो, वो कागज, अगर वो कोर्ट में खुल गए तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना होगा। दूसरी तरफ से जो जवाब आया, उसने रेखा को और बेचैन कर दिया। उसने फोन काटा और सिर पकड़कर बैठ गई। इधर आरिफ का घर भी सन्नाटे में डूबा था। उसकी माँ ने रात का खाना मेज पर रखा, लेकिन आरिफ ने एक निवाला भी नहीं छुआ। वो बस खिड़की के पास खड़ा बाहर की सड़क को देख रहा था। उसकी माँ ने धीरे से पूछा, बेटा, तू कुछ तो बोल। वो औरत, वो सचमुच तेरी साली है या कोई और खेल चल रहा है? आरिफ ने एक गहरी सांस ली और कहा, अम्मी, कुछ सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं आया, लेकिन इतना जान लो, जो सच कोर्ट में सामने आएगा वो न मेरे लिए आसान होगा, न रेखा के लिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा हो। मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल रही थी। अखबारों में सुर्खियां थीं। कोर्ट में रहस्यमयी लिफाफे ने मचाया हंगामा। क्या है रेखा और आरिफ का सच? लोग चाय की दुकानों पर, गलियों में और यहां तक कि कोर्ट के बाहर भी यही चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग रेखा को गलत ठहरा रहे थे, तो कुछ का कहना था कि आरिफ भी कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन उस रहस्यमयी औरत का जिक्र हर जुबान पर था। वो कौन थी और उस लिफाफे में ऐसा क्या था कि रेखा बेहोश हो गई? उसी सुबह कोर्ट की अगली तारीख से पहले कुछ अनपेक्षित हुआ। उस रहस्यमयी औरत को एक स्थानीय पत्रकार ने गली में देखा। वो एक पुरानी सी कॉफी शॉप में बैठी थी। सामने एक कप चाय और कुछ कागज बिखरे हुए थे। पत्रकार ने चुपके से उसकी तस्वीर खींची और पास जाकर पूछा, मैडम, आप वही हैं ना जो कोर्ट में थी? क्या आप बता सकती हैं कि उन कागजों में क्या है? औरत ने एक ठंडी नजर उसकी ओर डाली और कहा, जो सच है वो कोर्ट में खुलेगा। तुम्हें खबर चाहिए तो वहां जाकर सुनो। उसकी आवाज में न तो डर था, न घबराहट, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास। पत्रकार ने फिर पूछा, लेकिन आप रेखा और आरिफ को कैसे जानती हैं? औरत ने जवाब देने की बजाय अपनी चाय खत्म की, कागज समेटे और बिना कुछ कहे चली गई। पत्रकार ने तुरंत अपने अखबार के दफ्तर में फोन किया, बॉस, ये मामला बड़ा है। उस औरत के पास कुछ ऐसा है जो इस केस को पूरी तरह पलट सकता है। सुबह कोर्ट के बाहर भीड़ पहले से दोगुनी थी। लोग न सिर्फ रेखा और आरिफ के केस को देखने आए थे, बल्कि उस रहस्यमयी औरत की गवाही का इंतजार कर रहे थे। टीवी चैनल्स के कैमरे कोर्ट के गेट पर तैनात थे। सोशल मीडिया पर हैशटैग यो रेखावना आरिफ ट्रेंड कर रहा था। कुछ लोग लिख रहे थे, रेखा की साजिश पकड़ी जाएगी, तो कुछ का कहना था, आरिफ की सच्चाई भी सामने आएगी। कोर्टरूम में जज साहब ने जैसे ही हथौड़ा बजाया, सन्नाटा छा गया। क्लर्क ने केस पुकारा, रेखा बनाम आरिफ। रेखा आज कुछ ज्यादा ही शांत दिख रही थी। उसने चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था और आंखें जमीन पर टिकी थीं। आरिफ भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी माँ पीछे बैठी दुआएं पढ़ रही थी। जज ने सबसे पहले उस रहस्यमयी औरत को बुलाया। आपने पिछले सत्र में दावा किया था कि आपके पास सबूत हैं। आज कोर्ट आपसे वो सबूत मांगता है। औरत ने शांत स्वर में कहा, माननीय न्यायाधीश जी, मैं आज वो सबूत पेश करूंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि कोर्ट को ये पता चले कि मैं कौन हूं। पूरा कोर्ट सांस रोके सुन रहा था। रेखा की सांसें तेज हो गईं। आरिफ ने पहली बार औरत की ओर देखा, जैसे उसे डर था कि अब जो बोला जाएगा वो सब कुछ बदल देगा। औरत ने अपनी बात शुरू की, मेरा नाम शायरा है और मैं रेखा की सौतेली बहन हूं।
कोर्ट में हंगामा मच गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। रेखा ने अचानक सिर उठाया और चिल्लाई, ये झूठ है, ये मेरी बहन नहीं है। जज ने हथौड़ा बजाया, शांति, कोर्ट में व्यवस्था बनाए रखें। शायरा ने बिना रुके बोलना जारी रखा, मैं रेखा की सौतेली बहन हूं, लेकिन हमारा रिश्ता सालों पहले टूट चुका था। मेरे और रेखा के बीच एक ऐसा राज है जिसे वो कोर्ट से, अपने परिवार से और यहां तक कि आरिफ से भी छुपा रही है। रेखा की आंखों में आंसू और डर दोनों थे। उसने अपने वकील की ओर देखा, जैसे कह रही हो, मुझे बचाओ। शायरा ने लिफाफे की ओर इशारा किया और कहा, इन कागजों में वो सच है जो रेखा की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ उजागर करेगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले रेखा को मौका दिया जाए कि वो खुद सच बोले। जज ने रेखा की ओर देखा और कहा, रेखा, अगर आपके पास कहने को कुछ है तो अभी बोलिए, वरना कोर्ट इन कागजों को खोलेगा। रेखा खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी। माननीय, मैं वो बोलते बोलते रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शायरा की ओर देखा और धीरे से कहा, तू ये क्यों कर रही है? तुझे क्या मिलेगा? शायरा ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, लेकिन सच को और नहीं दबाया जा सकता। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने शायरा से कहा, अगर रेखा अभी सच नहीं बोलती तो आप उन कागजों को पेश करें। शायरा ने लिफाफा उठाया। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, रेखा अचानक चिल्लाई, रुक जाओ, मैं सच बोलूंगी। सबकी नजरें रेखा पर टिक गईं। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, माननीय, जो मैंने आरिफ पर इल्जाम लगाया वो पूरी तरह सच नहीं था। कोर्ट में खामोशी छा गई। आरिफ ने हैरानी से रेखा की ओर देखा। उसकी मां ने हाथ जोड़कर ऊपर देखा, जैसे कोई दुआ पूरी हो रही हो। रेखा ने रुक रुक कर बोलना जारी रखा, मैंने ये इल्जाम इसलिए लगाया क्योंकि मैं चाहती थी कि ये शादी टूट जाए, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। जज ने सख्त लहजे में पूछा, क्या वजह थी? और अगर आपका इल्जाम झूठा था तो आपने कोर्ट का वक्त क्यों बर्बाद किया? रेखा की आंखें जमीन पर टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, वो वजह शायरा जानती है, और वो कागज, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। शायरा ने एक ठंडी सांस ली और जज की ओर देखा। माननीय, क्या मैं अब उन कागजों को पेश करूं? जज ने सहमति दी। शायरा ने लिफाफा खोला और उसमें से कुछ कागज निकाले, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें जज की ओर बढ़ाया, कोर्ट के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी, जिसका चेहरा कपड़े से ढका था, कोर्ट में घुस आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी को जज की मेज पर फेंका और तेजी से बाहर भाग गया। कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। जज ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया, लेकिन वो आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। जज ने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। उन्होंने शायरा और रेखा की ओर देखा और कहा, यह मामला अब और जटिल हो गया है। इस चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो इस केस को पूरी तरह बदल सकती हैं। रेखा और शायरा दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगीं। आरिफ ने सिर पकड़ लिया, जैसे उसे पहले से ही उस चिट्ठी का अंदाजा था। जज ने कोर्ट को स्थगित करने का ऐलान किया। अगली तारीख पर इस चिट्ठी और इन कागजों की जांच होगी। तब तक कोई भी पक्ष कोर्ट के बाहर इस मामले पर चर्चा न करे। लोग कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, लेकिन हर जुबान पर एक ही सवाल था, उस चिट्ठी में क्या था? रेखा अपनी मां के साथ चुपचाप निकल गई। शायरा भीड़ में कहीं गायब हो गई, लेकिन आरिफ वहीं रुका रहा। उसकी आंखों में अब डर कम और गुस्सा ज्यादा था। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। चाहे जो हो जाए, अगली तारीख पर मैं वो सच बोलूंगा जो मैंने अब तक छुपाया। मां ने डरते हुए पूछा, कैसा सच बेटा? आरिफ ने सिर्फ इतना कहा, वो सच जो इस खेल को शुरू करने वाला था। वही रहस्यमयी आदमी जिसने चिट्ठी फेंकी थी, एक सुनसान गली में खड़ा था। उसने अपना चेहरा खोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। काम हो गया। चिट्ठी कोर्ट तक पहुंच गई। अब देखते हैं रेखा और शायरा क्या करती हैं। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, अच्छा किया, लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है।
असली धमाका अगली तारीख पर होगा। कोर्ट की आखिरी सुनवाई के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। गलियों, चाय की दुकानों और सोशल मीडिया पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे। उस चिट्ठी में क्या था? रेखा और आरिफ का केस अब सिर्फ एक तलाक का मामला नहीं रह गया था। ये एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसमें हर नया मोड़ सच्चाई को और उलझा रहा था। शायरा के लिफाफे और उस रहस्यमयी चिट्ठी ने हर किसी के दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। रेखा अपने घर में अकेली थी। उसकी मां पड़ोस में किसी रिश्तेदार के यहां गई थी। कमरे की खामोशी को सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। रेखा बार बार फोन उठाती, फिर रख देती। उसका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में एक अनजाना डर तैर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो, उसकी आवाज में घबराहट थी। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। रेखा, अब खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। तूने जो शुरू किया था वो अब तुझे ही निगल लेगा। रेखा ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आवाज में ठंडक थी। लेकिन वो चिट्ठी, वो तेरा सच सामने लाएगी। अगर तूने खुद कोर्ट में सब नहीं बताया तो अगली तारीख पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रेखा ने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठहाका सुनाई दिया और कॉल कट गई। रेखा ने फोन को दीवार पर दे मारा। उसकी सांसें तेज थीं। वो कुर्सी पर बैठ गई और सिर पकड़कर बड़बड़ाने लगी। ये सब कैसे हो रहा है? वो चिट्ठी, वो शायरा और अब ये आवाज। क्या चाहते हैं ये लोग? तभी खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक हुई। रेखा चौंक पड़ी। उसने धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा खिड़की के नीचे पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच बोल दे वरना सच तुझे तोड़ देगा। रेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कागज को फाड़कर फेंक दिया और दरवाजा बंद करके कमरे में दुबक गई। आरिफ रात भर सो नहीं पाया। उसकी मां ने उसे कई बार खाना खाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो अपने कमरे में बैठा एक पुरानी डायरी को बार बार पलट रहा था। डायरी के पन्नों पर कुछ तारीखें और छोटे छोटे नोट्स लिखे थे, जिन्हें पढ़ते वक्त उसकी आंखें बार बार छलक रही थीं। मां ने कमरे में आकर पूछा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? अगर तुझे कुछ पता है तो अब बता दे। ये चुप्पी अब और नहीं चलेगी। आरिफ ने डायरी बंद की और मां की ओर देखा। उसकी आवाज में दर्द था। अम्मी, मैंने एक गलती की थी, लेकिन वो गलती वैसी नहीं थी जैसा रेखा ने कोर्ट में बताया। सच कुछ और है, और शायरा उस सच का एक हिस्सा है। मां ने हैरानी से पूछा, तो शायरा सचमुच रेखा की बहन है? आरिफ ने सिर झुका लिया। हाँ अम्मी, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप भी मुझसे नफरत करने लगेंगी। मां ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, बेटा, मैं तेरी मां हूं। तू चाहे जो सच बोले, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब और छुपाने की जरूरत नहीं। आरिफ ने एक गहरी सांस ली और कहा, अम्मी, अगली तारीख पर मैं कोर्ट में सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे शायरा से मिलना होगा। शायरा एक छोटे से किराए के मकान में रह रही थी। रात के 11 बज रहे थे और वो अपने कमरे में टेबल पर बिखरे कागजों को देख रही थी। लिफाफे में रखे उन कागजों को उसने बार बार पढ़ा, जैसे हर शब्द को अपने दिमाग में उतार लेना चाहती हो। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। शायरा ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने एक अनजान शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा था। उसने धीरे से कहा, शायरा, तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो। उन कागजों को कोर्ट में ले जाने से पहले एक बार सोच लो। शायरा ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे धमकाने से कुछ नहीं होगा। मैंने जो ठाना है वो करूंगी। वो शख्स हंसा और बोला, ठीक है, लेकिन याद रख, सच सामने लाने की कीमत सिर्फ रेखा नहीं, तुम भी चुकाओगी। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। शायरा ने दरवाजा बंद किया और कागजों की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े तूफान के लिए तैयार हो। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है, कल सुबह, कोर्ट से पहले। कोर्ट की तारीख थी
सुबह सुबह शहर में हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन कोर्ट के बाहर भीड़ पहले से ज्यादा थी। लोग छाते लेकर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें कोर्ट के गेट पर टिकी थीं। टीवी चैनल्स ने लाइव कवरेज शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। कोई कह रहा था, आज शायरा के कागज सारी सच्चाई खोल देंगे, तो कोई लिख रहा था, वो चिट्ठी जरूर किसी तीसरे शख्स की साजिश है। रेखा अपनी मां के साथ कोर्ट पहुंची। उसका चेहरा आज भी दुपट्टे से ढका था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आरिफ अपनी मां के साथ कोर्ट के गेट पर खड़ा था। उसकी नजरें भीड़ में शायरा को ढूंढ रही थीं। तभी उसे दूर एक कोने में शायरा दिखी, जो किसी से बात कर रही थी। वो शख्स कोई और नहीं, वही पत्रकार था जिसने पहले शायरा की तस्वीर खींची थी। आरिफ ने धीरे से अपनी मां से कहा, अम्मी, मुझे शायरा से बात करनी होगी, आप यहीं रुकें। वो तेज कदमों से शायरा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक कार तेजी से कोर्ट के गेट के पास रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, जिसके हाथ में वही चिट्ठी जैसा कुछ था। उसने शायरा की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, शायरा, रुक जाओ, तुम्हें यह देखना होगा। शायरा और आरिफ दोनों उसकी ओर मुड़े, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस आदमी ने एक और लिफाफा हवा में उछाला और कार में बैठकर गायब हो गया। लिफाफा जमीन पर गिरा और उस पर लिखा था, असली सच यहां है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग लिफाफे की ओर दौड़े, लेकिन कोर्ट की सिक्योरिटी ने उसे तुरंत उठा लिया और जज को सौंपने के लिए ले गए। शायरा और आरिफ एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायरा ने धीरे से कहा, जीजा, अब समय आ गया है। आज कोर्ट में जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। आरिफ ने कांपते स्वर में पूछा, शायरा, तू सचमुच क्या चाहती है? और वो कागज, वो चिट्ठी, ये सब क्या है? शायरा ने सिर्फ इतना कहा, सच का इंतजार करो जीजा, आज सब सामने आएगा। जज साहब ने जैसे ही हथौड़ा बजाया, कोर्ट में सन्नाटा छा गया। क्लर्क ने केस पुकारा, रेखा बनाम आरिफ। जज ने सबसे पहले उस नए लिफाफे को मंगवाया जो अभी अभी कोर्ट में आया था। उन्होंने उसे खोला और उसमें से एक चिट्ठी निकाली। चिट्ठी पढ़ते ही उनके चेहरे पर गंभीरता और गुस्सा दोनों दिखाई दी। जज ने शायरा को बुलाया और पूछा, क्या आपको इस चिट्ठी के बारे में कुछ पता है? शायरा ने सिर हिलाया, माननीय, मुझे नहीं पता ये चिट्ठी कौन लाया, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें वही सच है जो मेरे कागजों में है। रेखा अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाई, ये सब साजिश है, ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। जज ने सख्त लहजे में कहा, रेखा, अगर आपके पास कहने को कुछ है तो अभी बोलिए, वरना कोर्ट इन कागजों और इस चिट्ठी को खोलेगा। रेखा की आंखें डबडबा गईं। उसने शायरा की ओर देखा और कहा, शायरा, अगर तूने वो कागज खोले तो सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी बर्बाद हो जाएगी। शायरा ने एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, दीदी, मैंने तो पहले ही कहा था, सच छुपाने की कीमत अब हमें चुकानी होगी। जज ने शायरा से कागज पेश करने को कहा। शायरा ने लिफाफा खोला और उसमें से कुछ पुराने पत्र, तस्वीरें और एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली। जैसे ही उसने ये सब जज की मेज पर रखा, रेखा ने एक जोरदार चीख मारी और फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। कोर्ट में हंगामा मच गया। सिक्योरिटी ने रेखा को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। जज ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि कागजों की जांच हो पाती, जज ने उस चिट्ठी को फिर से पढ़ा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने कोर्ट की ओर देखा और कहा, इस चिट्ठी में एक तीसरे शख्स का जिक्र है जो इस पूरे मामले की जड़ हो सकता है। आरिफ ने अचानक खड़े होकर कहा, माननीय, मुझे कुछ कहना है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। मैं अब और चुप नहीं रह सकता। जो सच है वो मैं बताना चाहता हूं। लेकिन उसने रुककर शायरा की ओर देखा। शायरा, क्या तुम मुझे वो सच बोलने का मौका दोगी? शायरा ने सिर हिलाया। जीजा, मैंने तो पहले ही कहा था, सच अब छुप नहीं सकता। जज ने आरिफ को बोलने का इशारा किया। आरिफ ने एक गहरी सांस ली और शुरू किया, माननीय, जो इल्जाम रेखा ने मुझ पर लगाया वो झूठ था, लेकिन इसके पीछे की वजह, वो एक ऐसा सच है जिसे मैंने और रेखा ने दोनों ने मिलकर छुपाया था, और वो सच है। तभी कोर्ट के दरवाजे पर एक और जोरदार धमाका हुआ।
सबने पीछे मुड़कर देखा। वही रहस्यमयी आदमी जिसने चिट्ठी फेंकी थी फिर से कोर्ट में घुस आया। इस बार उसके हाथ में एक और लिफाफा था। उसने उसे हवा में उछाला और चिल्लाया, ये रहा आखिरी सच। लिफाफा जज की मेज पर गिरा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने लिफाफा उठाया और उसे खोलने से पहले कहा, इस केस में अब और ड्रामा बर्दाश्त नहीं होगा। ये आखिरी मौका है, सच सामने आएगा, चाहे वो किसी की भी बर्बादी क्यों न लाए। लिफाफे में क्या है? आरिफ कौन सा सच बताने वाला था? शायरा के कागज और उस रहस्यमयी चिट्ठी में ऐसा क्या है जो रेखा को बार बार बेहोश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, वो रहस्यमयी आदमी कौन है जो हर बार कोर्ट में नया हंगामा खड़ा कर रहा है? क्या वो इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है या कोई और है जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहा है? कोर्टरूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जज साहब के हाथ में वो नया लिफाफा था जिसे रहस्यमयी आदमी ने अभी अभी कोर्ट में उछाला था। हर नजर उस लिफाफे पर टिकी थी। रेखा को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने माहौल को और भारी कर दिया था। आरिफ की सांसें तेज थीं और शायरा की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी बड़े खुलासे के लिए तैयार हो। जज ने लिफाफा खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर, कुछ हस्तलिखित पत्र और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव थी। जज ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर कोर्ट की ओर देखकर कहा, इस तस्वीर में 3 लोग हैं, एक रेखा, दूसरा आरिफ और तीसरा, ये तीसरा शख्स कौन है? कोर्ट में खुसर पुसर शुरू हो गई। तस्वीर को कोर्ट के प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। उसमें रेखा और आरिफ एक पार्क में बैठे थे और उनके बीच में एक तीसरा शख्स था, एक आदमी जिसका चेहरा आधा छाया में था। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो देखने वालों को असहज कर रहा था। जज ने शायरा की ओर देखा और पूछा, क्या आपको इस तस्वीर के बारे में कुछ पता है? शायरा ने तस्वीर की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। माननीय, ये तस्वीर उस रात की है जब सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन इस तस्वीर का सच सिर्फ मैं या रेखा नहीं बल्कि आरिफ भी जानता है। सबकी नजरें आरिफ पर टिक गईं। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने धीरे से कहा, माननीय, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। जज ने सहमति दी। आरिफ ने खड़े होकर बोलना शुरू किया, ये तस्वीर, ये उस रात की है जब मैं और रेखा एक पार्क में मिले थे। हमारे बीच कुछ गलतफहमियां थीं और हम बात करने के लिए वहां गए थे, लेकिन वो तीसरा शख्स, वो... आरिफ रुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। जज ने सख्त लहजे में कहा, आगे बोलिए आरिफ, कोर्ट को सच चाहिए। आरिफ ने सिर झुकाया और कहा, वो शख्स, वो रेखा का पुराना दोस्त था। उसका नाम है सैफ और उसी ने हमारी जिंदगी में आग लगाई। कोर्ट में हंगामा मच गया। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। सैफ कौन है? क्या वो वही आदमी है जो चिट्ठी लाया था? शायरा ने आगे बढ़कर कहा, माननीय, मैं इस तस्वीर के बारे में और बता सकती हूं, लेकिन पहले वो पेन ड्राइव चलाई जाए। उसमें एक ऐसी बात रिकॉर्ड है जो इस केस की सारी सच्चाई सामने लाएगी। जज ने क्लर्क को पेन ड्राइव चलाने का आदेश दिया। कोर्ट में एक छोटा सा स्पीकर लगाया गया और जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सबके रोंगटे खड़े हो गए। रेखा कांपती आवाज में, सैफ, तुम ये क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुमसे कहा था कि अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सैफ हंसते हुए, रेखा, तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने आरिफ से तलाका नहीं लिया तो मैं वो सच सबके सामने ला दूंगा जो तुमने मुझसे छुपाया। रेखा रोते हुए, नहीं सैफ, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सैफ, तो फिर मेरी बात मानो, आरिफ पर इल्जाम लगाओ, कह दो कि वो तुम्हारा हक अदा नहीं करता। कोर्ट में उसे बदनाम कर दो और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ वापस दिला दूंगा। रेखा, लेकिन अगर आरिफ ने सच बोल दिया तो? सैफ, वो सच नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे भी डर है कि उसका सच सामने आएगा। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। आरिफ की आंखें लाल थीं और वो सिर झुकाए बेंच पर बैठ गया। उसकी मां ने उसका कंधा पकड़ा, जैसे उसे हिम्मत दे रही हो। जज ने शायरा से पूछा, ये सैफ कौन है और आप इस रिकॉर्डिंग के बारे में कैसे जानती थीं? शायरा ने शांत स्वर में कहा, माननीय,
सैफ मेरे और रेखा का पुराना दोस्त था, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और थी। वो रेखा को ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि शायरा रुक गई। उसने आरिफ की ओर देखा, जैसे उससे इजाजत मांग रही हो। आरिफ ने सिर उठाया और कहा, शायरा, अब तुम बोल दो, मैं और नहीं छुपा सकता। शायरा ने कोर्ट की ओर देखा और कहा, सैफ और रेखा का एक पुराना रिश्ता था जो शादी से पहले का था, लेकिन जब रेखा की शादी आरिफ से हुई तो सैफ ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने रेखा को धमकाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसका एक पुराना राज खोल देगा। जज ने पूछा, कैसा राज? शायरा ने लिफाफे से वो मेडिकल रिपोर्ट निकाली और जज को सौंपी। ये मेडिकल रिपोर्ट रेखा की है। इसमें एक ऐसी सच्चाई है जो रेखा ने सबसे छुपाई। जज ने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और उनके चेहरे पर आश्चर्य और गंभीरता दोनों दिखाई दिए। उन्होंने कोर्ट की ओर देखा और कहा, इस रिपोर्ट के मुताबिक रेखा की एक ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिसके कारण वो कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन ये बात उसने न तो अपने परिवार को बताई, न ही आरिफ को। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। आरिफ ने सिर पकड़ लिया और उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। शायरा ने आगे कहा, सैफ को ये बात पता थी। उसने रेखा को ब्लैकमेल किया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो ये राज सबके सामने लाएगा। रेखा ने डर के मारे सैफ की बात मान ली और आरिफ पर झूठा इल्जाम लगाया। जज ने आरिफ की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है आरिफ? और अगर आपको ये बात पता थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आरिफ ने धीरे से कहा, माननीय, मुझे रेखा की मेडिकल कंडीशन के बारे में शादी के बाद पता चला। मैंने उसे सपोर्ट करना चाहा, लेकिन वो डर गई थी कि अगर ये बात बाहर आई तो उसका परिवार और समाज उसे ताने मारेगा। सैफ ने उसका डर इस्तेमाल किया और उसे मेरे खिलाफ भड़काया। जज ने सख्त लहजे में पूछा, तो आपने कोर्ट में सच क्यों नहीं बोला? आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मैं रेखा को बदनाम नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं चुप रहा तो शायद वो सच बोल देगी, लेकिन सैफ ने सब कुछ और उलझा दिया। तभी कोर्ट के दरवाजे पर एक और हलचल हुई। एक पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ और जज को सलाम करके बोला, माननीय, हमें अभी अभी उस शख्स की जानकारी मिली है जो चिट्ठी और लिफाफा कोर्ट में लाया था। उसका नाम सैफ अहमद है और वो शहर के बाहर एक गांव में छुपा हुआ है। कोर्ट में हंगामा मच गया। जज ने तुरंत आदेश दिया, सैफ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अगली तारीख पर कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन तभी शायरा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, माननीय, सैफ सिर्फ रेखा को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। उसके पास एक और राज है जो इस केस को और गहरा करता है। जज ने भौहें चढ़ाकर पूछा, और वो राज क्या है? शायरा ने एक और कागज निकाला और कहा, यह एक पुराना पत्र है जो सैफ ने रेखा को लिखा था। इसमें उसने साफ लिखा है कि अगर रेखा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो न सिर्फ उसका राज खोलेगा बल्कि आरिफ के परिवार की प्रॉपर्टी पर भी दावा ठोकेगा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कागज लिया और उसे पढ़ने के बाद कहा, यह मामला अब सिर्फ तलाकत का नहीं रहा। इसमें ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और प्रॉपर्टी की साजिश शामिल है। तभी एक और अप्रत्याशित घटना हुई। कोर्ट के बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सिक्योरिटी ने तुरंत जांच की और बताया कि रेखा, जो अस्पताल में थी, वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। जज ने कोर्ट को स्थगित करने का ऐलान किया। अगली तारीख पर सैफ को कोर्ट में पेश किया जाए, रेखा को भी दोबारा बुलाया जाए और इन सारे सबूतों की गहन जांच होगी। लोग कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, लेकिन हर जुबान पर एक ही सवाल था, सैफ कौन है और उसका असली मकसद क्या है? शायरा चुपचाप कोर्ट के बाहर खड़ी थी। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, शायरा जी, क्या आप बता सकती हैं कि सैफ का अगला कदम क्या होगा? शायरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, सैफ का अगला कदम कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वो अब और छुप नहीं सकता। उधर आरिफ अपनी मां के साथ घर लौटा। उसने मां से कहा, अम्मी, मैंने सच बोलने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब जो होगा वो सच के लिए होगा। मां ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही इंसाफ की राह खोलता है। शहर के एक सुनसान इलाके में सैफ एक पुराने मकान में छुपा हुआ था। उसका फोन बजा और दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज आई, सैफ, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है।
कोर्ट में सब कुछ खुल गया। सैफ ने गुस्से में कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे पास अभी एक आखिरी दांव बाकी है। उसने फोन काटा और एक पुराने बक्से से एक और लिफाफा निकाला। उसने उसे खोला और उसमें से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो, रेखा और एक और शख्स था जो न तो आरिफ था न शायरा। सैफ ने तस्वीर को देखकर मुस्कुराया और बड़बड़ाया, अगर ये सच कोर्ट तक पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा। सैफ का आखिरी दांव क्या है? उस तस्वीर में तीसरा शख्स कौन है? रेखा क्यों भागने की कोशिश कर रही थी? और शायरा का असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ सच सामने लाना चाहती है या उसके पीछे भी कोई छुपा हुआ राज है? क्या आरिफ का सच पूरी तरह सामने आ चुका है या अभी और कुछ बाकी है? कोर्ट की आखिरी सुनवाई के बाद शहर में सन्नाटा और सवालों का माहौल एक साथ पसरा हुआ था। सैफ की गिरफ्तारी की खबर ने लोगों की उत्सुकता को और भड़का दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि सैफ का वो आखिरी दांव क्या है और वो तस्वीर जिसमें एक तीसरा शख्स था आखिर किस सच्चाई को छुपा रही थी। रेखा अस्पताल में थी, लेकिन उसकी चुप्पी और भागने की कोशिश ने लोगों के मन में शक को और गहरा कर दिया था। शायरा और आरिफ दोनों ही अब अपने अपने सच को सामने लाने के लिए तैयार थे, लेकिन सैफ का नाम सामने आने से मामला और उलझ गया था। रेखा अस्पताल के बेड पर लेटी थी। उसका चेहरा अब भी पीला था, लेकिन आंखों में अब डर कम और एक अजीब सी हिम्मत झलक रही थी। उसकी मां पास बैठी थी, बार बार पूछ रही थी, बेटी तू कुछ तो बता, ये सब क्या चल रहा है? सैफ कौन है और वो तस्वीर में कौन था? रेखा ने मां की ओर देखा और धीरे से कहा, मां, मैंने बहुत कुछ छुपाया, लेकिन अब शायद सच बोलने का वक्त आ गया है। उसकी आवाज में थकान थी, जैसे वो सालों से बोझ ढो रही हो। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी जो भी हो सच बोल दे, तेरा परिवार तेरे साथ है। रेखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मां, सैफ वो मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन उसने मुझे फंसाया। उस तस्वीर में जो तीसरा शख्स है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। तभी अस्पताल का दरवाजा खुला और शायरा अंदर आई। रेखा ने उसे देखकर सिर झुका लिया। शायरा ने शांत स्वर में कहा, दीदी अब और छुपाने की जरूरत नहीं, कोर्ट में सैफ को पेश किया जाएगा और वो तस्वीर वो सब कुछ बदल देगी। रेखा ने कांपते स्वर में पूछा, शायरा तू मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती है? शायरा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती दीदी, मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहती हूं, क्योंकि ये सच सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। सैफ को पुलिस ने एक सुनसान गांव से पकड़ लिया था। पूछताछ के दौरान वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी साफ दिख रही थी। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, सैफ, तुमने कोर्ट में वो चिट्ठियां और लिफाफे क्यों भेजे? तुम्हारा मकसद क्या था? सैफ ने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ खेल को और मजेदार बनाना चाहता था। रेखा और आरिफ ने जो खेल शुरू किया, मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, खेल? तुमने कोर्ट का मजाक बनाया? उस तस्वीर में तीसरा शख्स कौन था? सैफ ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोला, वो शख्स वो इस कहानी का असली किरदार है, लेकिन मैं उसका नाम तभी बोलूंगा जब कोर्ट में मेरी शर्तें मानी जाएंगी। इंस्पेक्टर ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, तुम कोर्ट के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते। सैफ ने शांत स्वर में जवाब दिया, देखते हैं इंस्पेक्टर साहब, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कोर्ट के बाहर भीड़ अब पहले से भी ज्यादा थी। लोग सुबह से ही गेट के पास जमा थे। टीवी चैनल्स लाइव कवरेज कर रहे थे और सोशल मीडिया पर रिखावना मारिफ ट्रेंड नंबर 1 पर था। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। सैफ का राज क्या है? वो तीसरा शख्स कौन है? क्या रेखा और शायरा का सच सामने आएगा? कोर्ट रूम में जज साहब ने हथौड़ा बजाया और सन्नाटा छा गया। सैफ को पुलिस हिरासत में कोर्ट में पेश किया गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी बड़े धमाके की तैयारी में हो। रेखा को भी अस्पताल से लाया गया था। वो अब पहले से बेहतर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी जमीन पर टिकी थीं। आरिफ और शायरा एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों की नजरें सैफ पर थीं। जज ने सबसे पहले सैफ से पूछा, सैफ अहमद, तुमने कोर्ट में चिट्ठियां और लिफाफे भेजे, तुम्हारा मकसद क्या था और उस तस्वीर में तीसरा शख्स कौन है?
सैफ ने एक गहरी सांस ली और कहा, माननीय, मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कोर्ट मुझे मेरी बात रखने का पूरा मौका देगा? जज ने सख्त लहजे में कहा, कोर्ट तुम्हें सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खेलबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। सैफ ने मुस्कुराकर कहा, खेलबाजी मैंने शुरू नहीं की माननीय। ये खेल रेखा और आरिफ ने शुरू किया था, और वो तीसरा शख्स, वो इस कहानी का वो हिस्सा है जिसे दोनों ने मिलकर छुपाया। रेखा अचानक खड़ी हुई और चिल्लाई, सैफ, चुप रहो। तुझे जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन ये बात यहां मत खोल। जज ने हथौड़ा बजाया और कहा, रेखा, कोर्ट में व्यवस्था बनाए रखें। सैफ ने रेखा की ओर देखा और कहा, रेखा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने जो खेल खेला वो अब खत्म होगा। शायरा ने खड़े होकर कहा, माननीय, मैं चाहती हूं कि सैफ को बोलने दिया जाए, लेकिन साथ ही मैं वो तस्वीर और पत्र कोर्ट में पेश करना चाहती हूं जो सैफ के दावों की सच्चाई को और साफ करेंगे। जज ने सहमति दी। शायरा ने एक और तस्वीर निकाली जो उसी रात की थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ सैफ और वो तीसरा शख्स दिख रहे थे। तस्वीर में वो तीसरा शख्स सैफ को कुछ सौंप रहा था, एक छोटा सा पैकेट। शायरा ने कहा, माननीय, ये तस्वीर उस रात की है जब सैफ और वो तीसरा शख्स एक सौदे की बात कर रहे थे। ये सौदा रेखा और आरिफ की शादी को तोड़ने का था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने तस्वीर को ध्यान से देखा और पूछा, इस तीसरे शख्स का नाम क्या है और यह सौदा क्या था? सैफ ने अब तक की सबसे गहरी सांस ली और कहा, माननीय, वो तीसरा शख्स वो रेखा का भाई है। कोर्ट में हंगामा मच गया। रेखा ने सिर पकड़ लिया और रोने लगी। आरिफ ने हैरानी से शायरा की ओर देखा, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो। जज ने सख्त लहजे में कहा, सैफ, ये बहुत गंभीर आरोप है। क्या आपके पास इसका सबूत है? सैफ ने कहा, माननीय, मेरे पास वो पत्र है जो रेखा के भाई ने मुझे लिखा था। उसमें उसने साफ लिखा था कि अगर मैं रेखा को आरिफ से अलग करने में मदद करूं तो वो मुझे उनकी पारिवारिक प्रॉपर्टी का एक हिस्सा देगा। शायरा ने तुरंत कहा, माननीय, वो पत्र मेरे पास भी है, और मैं ये भी बता सकती हूं कि रेखा का भाई, जिसका नाम अखिल है, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। रेखा ने रोते हुए कहा, यह झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शायरा ने एक और पत्र निकाला और जज को सौंपा। जज ने उसे पढ़ा और कहा, इस पत्र में साफ लिखा है कि अखिल ने सैफ को पैसे और प्रॉपर्टी का लालच दिया था, लेकिन सवाल यह है कि अखिल का मकसद क्या था? शायरा ने कहा, माननीय, अखिल को रेखा की मेडिकल कंडीशन के बारे में पता था। वो नहीं चाहता था कि ये राज परिवार के बाहर जाए, इसलिए उसने सैफ के जरिए रेखा को ब्लैकमेल करवाया ताकि वो आरिफ पर इल्जाम लगाए और शादी टूट जाए। आरिफ ने खड़े होकर कहा, माननीय, मुझे इस सब का अंदाजा था, लेकिन मैं रेखा को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उसका राज सबके सामने आए। जज ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला अब सिर्फ तलाक का नहीं रहा, इसमें ब्लैकमेलिंग, साजिश और धोखाधड़ी शामिल है। कोर्ट को अखिल को भी समन करना होगा। कोर्ट की सुनवाई स्थगित हो गई। सैफ को हिरासत में रखा गया और अखिल को समन भेजने का आदेश दिया गया। रेखा को फिर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस चुप थी, जैसे उसने हार मान ली हो। शायरा और आरिफ कोर्ट के बाहर एक कोने में खड़े थे। आरिफ ने शायरा से पूछा, शायरा, तूने ये सब क्यों किया? तुझे क्या मिला? शायरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, जीजा, मैंने ये सिर्फ सच के लिए किया। रेखा मेरी सौतेली बहन है, लेकिन उसने मुझे और मेरे परिवार को हमेशा नीचा दिखाया। जब मुझे सैफ और अखिल की साजिश का पता चला तो मैंने फैसला किया कि अब सच सामने आएगा। आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन अब क्या होगा? सब कुछ बिखर गया। शायरा ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, सच बिखेरता जरूर है, लेकिन वही नई शुरुआत का रास्ता भी खोलता है। अखिल, रेखा का भाई, अपने घर में बैठा एक पुराना एल्बम देख रहा था। उसमें वही तस्वीर थी जो कोर्ट में दिखाई गई थी। उसने तस्वीर को देखा और बड़बड़ाया, सैफ, तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। सुनो, कोर्ट में मेरा नाम आ गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक आखिरी हथियार है। तैयार रहो। सैफ की साजिश।
रेखा का राज और अखिल का असली मकसद अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। लेकिन क्या अखिल का आखिरी हथियार इस केस को फिर से उलझा देगा? क्या रेखा अब सच बोल पाएगी या वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी? और शायरा, क्या उसका मकसद सिर्फ सच सामने लाना था या उसके पीछे भी कोई छुपा हुआ इरादा है? आरिफ का सच अब कोर्ट में आ चुका था, लेकिन क्या वो अपने परिवार और समाज की नजरों में अपनी इज्जत बचा पाएगा? सुबह का वक्त था। जिला अदालत के बाहर भीड़ अब तक की सबसे बड़ी थी। लोग न सिर्फ रेखा बनाम आरिफ के केस का अंत देखने आए थे, बल्कि सैफ और अखिल के खुलासों का इंतजार कर रहे थे। टीवी चैनल्स के कैमरे कोर्ट के गेट पर तैनात थे और सोशल मीडिया पर योर रेखा बनाम आरिफ ट्रेंड वैश्विक स्तर पर छाया हुआ था। हर कोई जानना चाहता था, अखिल का आखिरी हथियार क्या है, सैफ का असली मकसद क्या था और शायरा का सच सामने लाने का पीछे क्या इरादा था। कोर्टरूम में सन्नाटा था। जज साहब ने हथौड़ा बजाया और क्लर्क ने केस पुकारा, रेखा बनाम आरिफ। आज का दिन निर्णायक था। सैफ को पुलिस हिरासत में लाया गया था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाक चमक अब भी बाकी थी। रेखा को अस्पताल से कोर्ट लाया गया था। वो अब पहले से स्थिर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। आरिफ अपनी मां के साथ बैठा था और उसकी नजरें बार बार शायरा पर जा रही थीं। शायरा आज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जैसे वो किसी बड़े तूफान को शांत करने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कोर्ट में एक नया शख्स दाखिल हुआ, अखिल, रेखा का भाई। उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर बनावटी हिम्मत साफ दिख रही थी। जज ने उससे पूछा, अखिल, तुम पर गंभीर आरोप हैं। कोर्ट को बताओ, तुमने सैफ के साथ मिलकर रेखा और आरिफ की शादी तोड़ने की साजिश क्यों रची? अखिल ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोला, माननीय, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब सैफ की साजिश थी। सैफ ने तुरंत खड़े होकर कहा, झूठ। माननीय, अखिल इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। उसने मुझे पैसे और प्रॉपर्टी का लालच दिया ताकि मैं रेखा को ब्लैकमेल करूं। कोर्ट में हलचल मच गई। जज ने हथौड़ा बजाकर शांति बनाए रखने का आदेश दिया। फिर उन्होंने शायरा की ओर देखा और कहा, शायरा, आपने दावा किया था कि आपके पास इस केस का पूरा सच है। अब समय आ गया है कि आप वो सबूत पेश करें। शायरा ने एक गहरी सांस ली और अपने बैग से एक और लिफाफा निकाला। उसने कहा, माननीय, ये लिफाफा इस कहानी का आखिरी टुकड़ा है। इसमें वो सबूत हैं जो सैफ, अखिल और रेखा के बीच के सारे राज खोल देंगे। शायरा ने लिफाफा खोला। उसमें एक और मेडिकल रिपोर्ट, कुछ पुराने पत्र और एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। शायरा ने पहले मेडिकल रिपोर्ट जज को सौंपी। ये मेडिकल रिपोर्ट अखिल की है। इसमें साफ लिखा है कि अखिल को एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वो अपने परिवार की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस बनना चाहता था। उसे डर था कि अगर रेखा की शादी आरिफ से चलती रही तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। जज ने रिपोर्ट पढ़ी और पूछा, तो अखिल ने रेखा को ब्लैकमेल क्यों करवाया? शायरा ने जवाब दिया, क्योंकि अखिल को रेखा की मेडिकल कंडीशन का पता था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। उसने इस राज को रेखा के खिलाफ हथियार बनाया। उसने सैफ को पैसे देकर रेखा को धमकाया कि अगर वो आरिफ से तलाक नहीं लेगी तो वो ये राज सबके सामने लाएगा।